तो हम लोग अभी देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले, पहले स्केलर के साथ देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद स्केलर। ठीक है, किसी स्केलर कांस्टेंट है ना, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एक के लिया, उससे आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए को आपने किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए है ना, ये मैट्रिक्स है, लिख देता हूँ, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is multiplied by this small k। ठीक है, जैसे इजी है ना, इसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने लिख दिया 3 है ना, और ए एक मैट्रिक्स थी मेरी इस तरह से 2 3 0 5। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई है ना, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, हर तरह की मैट्रिक्स के लिए है ये। ठीक है, ये मैट्रिक्स मतलब एक जनरल मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3 अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, अगर 3 ये लिखना है ना, इस ए का 3 टाइम्स, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 2 6 3 3 9 0 15। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसको समझना है। देखते हैं, इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m cross n and matrix B is of order n cross p, then product AB is possible। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन सच ए वे प्रोडक्ट A इंटू बी। ठीक है, मीन्स यहाँ बी ए की मनाही है, बी ए पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह का ऑर्डर है कि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो ए भी पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको समझना। ए के जो नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना, वो बी के नंबर ऑफ रोज से, बी के नंबर ऑफ रोज से सेम होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब तो क्या होगा, प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो जाएगा। ये केवल इसी वजह से हुआ है कि यहाँ n था ना और यहाँ n है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, दैट्स वाई हमने लिखा है ए बी, प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, आगे धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, तुम्हें पता लगने लग जाएगा ये कब पॉसिबल है। अभी समझ लो क्या कि प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल होगा, जब ए का ऑर्डर मान लो 3 क्रॉस 2 है और बी का ऑर्डर मान लो 2 क्रॉस 1 हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया, 2 क्रॉस 5 हो गया। लेकिन क्या होना चाहिए, अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है तो यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए बी पॉसिबल हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी इज पॉसिबल टू फाइंड आउट। ठीक है, अदरवाइज हम प्रोडक्ट ही नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, ए का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का अगर ऑर्डर n क्रॉस b है, तो a मल्टीप्लाइड बाई बी यानी कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल टू फाइंड आउट। वाई, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम। ठीक है, बी ए करना हो तो
बी ए कब पॉसिबल होगा, जब बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज से सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर सेम है तो बी ए पॉसिबल है। ठीक है, बी मल्टीप्लाइड बाई ए पॉसिबल है जब बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज से सेम है। ठीक है, तो यही दो मैट्रिसेस के बीच की कंडीशन है। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है, 3/2 है ना, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले क्या नहीं, पहले कॉन्स्टेंटली लेते थोड़ा सा, है ना, ए बी सी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये ए एक मैट्रिक्स होगा, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना इसको। 3x2 मैंने लिखा, बी को लिखा मैंने ए बी लिखते हैं एक्स वाई जेड बी क्यू आर, है ना। बी का क्या डिफाइन किया मैंने, ऑर्डर 2x3, है ना। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ इक्वल है, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन क्या यहाँ बी ए पॉसिबल है, तो देखोगे क्या बी और ए पॉसिबल है। देखो बी का ऑर्डर कितना है 2x3, ए का ऑर्डर कितना है 3x2, तो यहाँ ये 3 ने पेयरिंग कर ली, ये सेम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज से पॉसिबल हो गए, इक्वल हो गए, तो पॉसिबल है। अब ए का ऑर्डर कितना था, ए का ऑर्डर था 3x2, बी का ऑर्डर है 2x3। यहाँ भी देखो ये दोनों 2 और 2 सेम है ना, ये दोनों सेम है, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ए के बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसलिए ए और बी का प्रोडक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। अब हमारा क्या टारगेट है, हम लोग कोशिश करेंगे ए बी को फाइंड आउट करने का, है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। पॉसिबल तो हमें पता चल गया कब पॉसिबल होगा, अब तो हमें ये सिखा दो कि सर फाइंड आउट क्या करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए एक मैट्रिक्स हो गई, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बी एक मैट्रिक्स हो गई जिसका इससे प्रोडक्ट होने वाला है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। ठीक है, क्या करना, फर्स्ट रो लेंगे और ये इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है कि रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रो टू कॉलम। ठीक है, फर्स्ट वाले की रो लेनी है, सेकंड वाले का कॉलम लेना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, ऐसे ए को एक्स से किया, डी को वाई से किया और ऐड कर दिया, तो ये एक एलिमेंट जनरेट हो गया। क्या किया, इसको फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से किया तो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, ए एक्स प्लस डी वाई, और इस तरह से लिख दिया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए जेड डी पी ऐड कर दिया। फिर इसी तरह से आगे ए को इस क्यू से किया और डी आर। क्या किया, एक बार फिर से सुनो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, एलिमेंट टू एलिमेंट ए एक्स प्लस डी वाई एडिशन करना है, तो एक एलिमेंट जनरेट होगा। ये दो एलिमेंट नहीं है अलग अलग, एक एलिमेंट पूरा ए एक्स प्लस डी वाई, एक आंसर मिलेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए जेड प्लस डी पी, फिर ए क्यू और डी आर, ए क्यू प्लस डी आर। इसी तरह से सेकंड कॉलम, इसी तरह से ये सेकंड रो है ना। इसको थोड़ा सा भी मैं यहाँ पे बहुत सारा रफ कर लिया ना हमने, इसको फिर से एक्स वाई है ना। अब ये सेकंड रो कहाँ मल्टीप्लाई होगी, इस फर्स्ट कॉलम से, तो बी एक्स ई वाई। फिर इस रो के साथ वही सारा काम करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से तो हो गई, सेकंड रो अब सेकंड कॉलम से होगी, फिर यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा कैसे, बी जेड ई पी। फिर इस थर्ड वाले से, है ना, ये नेगेटिव नहीं है, अपने ध्यान रखना,
तो बी क्यू से और ई आर से, बी इस क्यू से, ई इस आर से, है ना। मतलब ऐसे मैं देखूँ ना, ऐसे ब्रैकेट बना लूँ तो क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, बी क्यू से ई आर से, पोजिशन वाइज, बी क्यू ई आर, ठीक है। नाउ लास्ट रो कैसे आएगी, लास्ट रो वही फर्स्ट रो, यहाँ से थर्ड रो लेनी है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेना है। तो सी एक्स एफ वाई, है ना। थोड़ा सा क्लियर कर दूँ तो मैं समझने में दिक्कत नहीं है, देखने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, क्या हो रहा है, थर्ड रो को ले लिया हमने, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, तो सी एक्स प्लस एफ वाई, फिर सी जेड एफ बी, समझ आ रहा है क्या हुआ, सी इस जेड से, एफ इस पी से, मतलब ये रो फर्स्ट कॉलम, ये रो सेकंड कॉलम, फिर यही रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सी क्यू प्लस एफ आर, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर मिला 3/3 का, है ना। ये ऑर्डर भी डिफाइंड रहेगा हमारे पास, कैसे देखो, मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर था, मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर था 3x2, मैट्रिक्स बी का क्या ऑर्डर है 2x3, ठीक है। ये जितना भी रफ हमने किया ये हटा दो, जेड यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 सेम हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई तो पॉसिबल हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर में मिलेगी, तो वो इस ऑर्डर में मिलेगी, 3x3 के ऑर्डर, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, अगर ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, बी एक मैट्रिक्स है n क्रॉस q, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ है। किस ऑर्डर में, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, इस ए बी का ऑर्डर होगा हमारे पास m क्रॉस q, ये जो रेंज, ठीक है। m क्रॉस q ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी ए बी करने से, ठीक है। बी ए तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं ना, बी ए तो क्यों पॉसिबल नहीं है, फिर से देख लो, n क्रॉस q और ये m क्रॉस n, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है ना। बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, ए के नंबर ऑफ रोज, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ मिला के, ये याद रखो, बी में ये पीछे वाला ए के इस आगे वाले से सेम होना चाहिए, होगा तो फिर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा देसी तो क्या समझाएं तुम्हें, फिर देखो आगे, देखो कुछ बातें और क्या है। हमने बोला मैट्रिक्स ए और बी और ए, ये दोनों कब पॉसिबल होंगे, ये दोनों कब पॉसिबल होंगे, जब दोनों का ऑर्डर जो है ना वो इस तरह से होगा कि एक का ऑर्डर m क्रॉस n हो और एक का ऑर्डर n क्रॉस m हो। अगर ए का ऑर्डर ये है और बी का ऑर्डर ये है तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो जाएंगे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर एक जगह पर ऐसा है कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, तो ये समझ जाना कि जो इसका अगर ए का ऑर्डर 2x3 दे रखा है और बोल रखा है कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, तो पक्का है बी का ऑर्डर क्या होगा 3/2, है ना। इफ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ ए इज m cross n, then order of B will be n cross n, ठीक है। इतनी सी बात है ना। चलो थोड़ा सा बोर्ड वर्क सुधारते हैं। इफ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n, देन ऑर्डर ऑफ बी विल बी n क्रॉस n। किसी मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे अगर इस a का ऑर्डर 3x2 हुआ तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या हम लोग। देखो उस a का ऑर्डर भी तो 3x2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर आप निकालने वाले हो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर है
यानी कि मतलब आपको ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज़ टू पावर 4, ए रेज़ टू पावर 5 इस तरह से फाइंड आउट करना है ना। तो इस ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स और अ प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स means a raised to power n is possible only if a is a square matrix, ठीक है। तो ये बात थी मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। चलो ओके, वन मोर थिंग आई एम एडिंग हियर। अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एंड बी, दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया और अगर इनका रिजल्ट एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है ना, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर इन दोनों का रिजल्ट प्रोडक्ट किया आपने ए और बी का और इनका प्रोडक्ट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल। इसका मतलब है कि बी ए जो प्रोडक्ट है ना वो भी डिफाइंड है, ठीक है। जैसे मैंने एक बात तो ये बोली है ना कि ए बी एंड बी ए अगर दोनों पॉसिबल है तो दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। अगर कहीं आपको ये पता चलता है क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन से कि यहाँ ए बी एंड बी ए बोथ आर पॉसिबल, ठीक है, तो ए बी एंड बी ए दोनों के पॉसिबल होने का मतलब है कि इनका जो रिजल्ट होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एंड वन मोर थिंग, क्या कि ए का जो ऑर्डर होगा ना m क्रॉस n, तो बी का ऑर्डर n क्रॉस m होगा, ठीक है। इस ए का जो ऑर्डर होगा बी का ऑर्डर उसका रिवर्स होगा, रिवर्स ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। ये ध्यान रख लेना।